ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और प्रीवियस सभी लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अलग-अलग एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन किया। उसकी अलग-अलग जो पॉसिबल वैरायटी ऑफ मोशन है, उस पे भी हमने बात की। एंड वी हैव डिस्कस्ड several numericals, several illustrations and questions to strengthen our concepts. आज का जो अपना सीक्वेंशियल लेक्चर है, इसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन के एक स्पेशल या कह लीजिए कि एक खास वैरायटी पर बात करेंगे एंड दैट इज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग प्लेटफॉर्म। आपको याद होगा कि हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहले जो शुरुआत की थी प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने की, दैट वाज फॉर द ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल लेवल्ड ग्राउंड है और ग्राउंड से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और फिर सामने ये ग्राउंड के सेम लेवल पे ही जाके गिरता है प्रोजेक्टाइल। वी सॉर्टेड आउट फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट the maximum range, the maximum height, the general range, complementary angles, different interrelations between these parameters and all that. जो second case हमने discuss किया, that was all about the projectile motion from a certain height. मतलब जब हम projection कर रहे थे beginning में, तो हम leveled ground पर नहीं थे बल्कि पहले से ही height पर थे। इसके लिए भी हमने इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मैंने वहां पे कोई खास अलग से डेरिवेशन नहीं बनाया, बट सीधे सीधे उन कंसेप्ट्स को हम कैरी करते गए और ये क्वेश्चंस भी हमसे सॉल्व हो पाए। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने एक और स्पेशल केस देखा, दैट वाज ऑल अबाउट दी प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। और उसके लिए भी हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखी कि हम प्लेन को किस तरीके से टिल्ट करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, और हमारे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फॉर्मूलीज हैं उन्हीं फॉर्मूलीज को हम मॉडिफाई कर लेते हैं फॉर द इंक्लाइन प्लेन। अब आज जो टॉपिक हमारे सामने है वो है प्रोजेक्टाइल व्हाइल वी आर कंसिडरिंग इट ऑन अ मूविंग प्लेटफॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉली है या ट्रक है या कार है या इवन ट्रेन है, वो चल रही है और जो हमारा प्रोजेक्शन होना है वो एक ऐसी जगह से होना है जो ऑलरेडी चल रही है, ऑलरेडी वो मोशन में है। ओके, सो लेट मी गिव यू some very simple generalization of this situation. इस सिचुएशन का मैं कुछ हल्का सा जनरलाइजेशन आपको दे देता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल ये लेवल्ड ग्राउंड है और इस लेवल्ड ग्राउंड पर हमारे पास एक कोई ट्रॉली या कोई कार या कुछ ऐसी चीज है जो रोल कर सकती है, जो आगे जा सकती है। लेट्स से ये ऐसे आगे जा सकती है विद सर्टेन वेलोसिटी v। अब अगर हम ये इमेजिन करते हैं बच्चों के इस पे कोई बंदा खड़ा है और वो किसी ऑब्जेक्ट को बस ऐसे सीधा थ्रो करता है, ऊपर की तरफ उछालता है ऐसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर उछाला उसने, ऐसे एक एंगल पर प्रोजेक्शन नहीं किया उसने, बस सीधे उछाला। तो आपको क्या लगता है ये ऑब्जेक्ट कहां गिरेगा? वापस उसके पास। हाँ, वेरी गुड, दिस इज द पॉइंट वी शुड रियलाइज वेरी एक्यूरेटली। तो ये जो भी बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये वापस इसी के हाथ में गिरेगा। जैसे आप ट्रेन में खड़े हैं और ट्रेन में आपके हाथ में एक बॉल है और ट्रेन काफी तेज रफ्तार चल रही है और आपने बस बॉल को ऐसा थोड़ा सा उछाला, हल्का सा आपने उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो आप देखेंगे वो वापस अपने ही हाथ में आ जाता है। अब वापस अगर ये इसी बंदे के हाथ में आता है तो इसका मतलब क्या है जानते हो? इवन दो ये बॉल थ्रो किया गया है, तब भी इस बॉल के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है। तब भी इस बॉल के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और वो इस मूविंग प्लेटफॉर्म की वजह से उसको मिली है। बात समझ रहे बेटा? Yes. और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी ही है जितनी इस पर्सन की है। अब मैं इस पूरे पिक्चर को या इस पूरी कंडीशन को रिट्रेस करने की कोशिश करता हूं। लेट्स से कि ये प्लेटफॉर्म मूव करते करते यहां पहुंच गया, लेट्स इमेजिन, एंड फर्दर ऑन ये यहां भी अपनी मोशन को कंटिन्यू कर रहा है। ये पर्सन जो यहां खड़ा था वो इसी तरीके से खड़ा है, बट ये पर्सन देखता है कि बॉल दोबारा इसके हाथ में वापस आ गया।
व्हाट इफ आई से कि इस बॉल ने ऐसी जर्नी परफॉर्म की थी, अगर कोई आदमी ग्राउंड से देखे ना तो उसको ऐसा लगेगा कि इस बॉल की जर्नी ऐसी है। ये बड़ा अजीब लगेगा ना। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, ये तो मेरे हाथ में था, मैंने थ्रो किया, वापस से मेरे हाथ में ही आया, है ना। तो यस इसे सर। जरा रियलाइज करने की कोशिश करें कि जब ये बॉल थ्रो किया गया तो इस बॉल के पास एक साथ दो दो वेलोसिटीज हो गई। एक वो जो इस आदमी ने इसे वर्टिकली दी, और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इस मूविंग प्लेटफॉर्म की वजह से इसको मिली। एंड इफ आई ड्रॉ इट हियर आई कैन शो इन दिस डायरेक्शन। तो क्या साइमल्टेनियसली इसके पास दो अलग अलग वेलोसिटीज हो गई, जिनमें से एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और एक वर्टिकल डायरेक्शन में है? yes, यस सर। अगर यस सर। हम इस प्रॉब्लम को वैसे ही सोचें जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, तो ये हमारा एक्स कंपोनेंट हो गया और ये वाई कंपोनेंट हो गया। और एक्स और वाई कंपोनेंट के चलते ये इस तरीके से मूव करेगा और गिरेगा तो वापस इसी के हाथ में। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से देख रहा है, इस प्लेटफॉर्म से वो बाहर है, इस पूरी मूविंग सिचुएशन से वो बाहर है, तो वो बोलेगा कि बॉल ने पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करी। लेकिन अगर इस आदमी से पूछा जाए जिसने बॉल थ्रो किया, तो वो बोलेगा ये तो सीधा मेरे ही हाथ में गिर रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ? लेट मी एक्सप्लेन। जैसे ही बेटा इसने बॉल थ्रो किया, तो इमेजिन करें कि बॉल यहां पहुंच गया, इधर, जस्ट इमेजिन करें। तो उतने ही वक्त में ये आदमी भी यहां आएगा, क्योंकि ये आदमी, प्लेटफॉर्म, ये सब वी से तो चल रहे हैं ना। तो बॉल की लोकेशन ही हो जाएगी, आदमी की लोकेशन ही हो जाएगी। बॉल अगर यहां पहुंचता है तो आदमी यहां होगा, बॉल अगर यहां पहुंचता है तो आदमी यहां होगा, बॉल यहां पहुंचता है तो आदमी जस्ट उसके नीचे होगा, और बॉल फाइनली उसके हाथ में ही गिरेगा। सो विथ रेफरेंस टू मैन, ये आदमी के हिसाब से पूछा जाए तो ये बोलेगा बॉल ने बस स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव किया है। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन इस पूरी सिस्टम से बाहर खड़े होकर इसे देखता है, तो वो बोलेगा कि ये एक पूरी पैराबोलिक मोशन है। क्लियर हो रही है बेटा बात? yes, अब इसमें सारे कैलकुलेशन वैसे ही होंगे जैसे आमतौर पर किए जाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो वर्टिकल कंपोनेंट का रेफरेंस लेके कैलकुलेशन किया जाएगा। मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो भी वर्टिकल रेफरेंस, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का रेफरेंस लेके कैलकुलेशन किया जाएगा। रेंज निकालनी है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को रेफर करके रेंज निकाली जाएगी। ये मैंने एक सिंपल सी सिचुएशन यहां आपके सामने रखी। इस चीज को बच्चों हम बहुत अच्छे से और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा और आपको न्यूमेरिकल्स लेते लेते, इलस्ट्रेशंस करते करते, मैं इन कंसेप्ट्स को आपके सामने पुट अप करने की कोशिश करूंगा। काफी सारा फिजिक्स इसमें अप्लाई होगा, काफी सारी कैनेमेटिकल कंडीशंस अप्लाई होंगी, मैथमेटिकल कंडीशंस अप्लाई होंगी। तो आपको बहुत एक्टिव लेवल पे रहना है और बहुत केयरफुली इसे सुनना है आपने। और अगर कोई पॉइंट डाउटफुल लगता है, समझ नहीं आता है, ऐसा कुछ है, तो आपने फौरन ही क्वेश्चन रेज करना है। ठीक है, हेजिटेट नहीं करेंगे आप। नाउ अ सिचुएशन इज गिवन टू अस। एक सिराज नाम का आदमी है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर। वो स्केटबोर्ड पे मूव कर रहा है, जैसे कि यहां दिखाया गया है। ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो चलिए ऐसे ही ये मूव करता हुआ हमें पता चला। और इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। सो लेट मी टेक द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ओनली। इसी डायग्राम की मैं हेल्प लेता हूं, दोबारा इसको नहीं बनाता हूं। तो ये जो वेलोसिटी है, ये जैसे कि क्वेश्चन में बताई गई है 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये एक कॉइन को वर्टिकली अप थ्रो करता है। कितनी वेलोसिटी से थ्रो करता है? तो क्वेश्चन बता रहा है हमको 3 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव टू हिमसेल्फ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसने 3 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया। नाउ फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉइन रिलेटिव टू द ग्राउंड। ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टिल इट कम्स टू द हैंड ऑफ सिराज। वापस से ये सिराज के हाथ में आ जाता है। आप इस बात से कन्विंस है क्या ये वापस से इसी के हाथ में आएगा? yes, यस यस ठीक है ना। बिल्कुल आप अपने आप को ट्रेन में इमेजिन करें, ट्रेन तेजी से चल रही है, आपके हाथ में एक बॉल था, आपने बॉल ऊपर उछाला, आप देखें आप ही के हाथ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आगे जाएंगे बॉल पीछे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट से तो सब लोग कन्विंस हैं। अब इसमें हमें निकालना है कि इसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हुआ। फिर हमें ये निकालना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी इसने अटेन की।
एंड फाइनली फिर आगे हमें बस मैक्सिमम हाइट ही निकालना है और मैक्सिमम हाइट हमको ग्राउंड से निकालना है। तो वी विल मैनेज इट, कोई खास बात नहीं है। दो बातें पूछा है बेटा देखा जाए तो। एक तो इसने कहा कि भाई रेंज निकालो। यहां रेंज का मतलब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू ग्राउंड। ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉइन यहां था, बाद में यहां आया, तो इन दोनों पोजीशंस के बीच का गैप विच इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ रेंज। आप देखिए रेंज का फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 2 टाइम्स ऑफ x कंपोनेंट y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय g। अब सिचुएशन आपके सामने बहुत ही क्लियर है, आप बता दें x कंपोनेंट क्या है। यस, कॉइन का x कंपोनेंट क्या है? 4 meter. 4 है, बिल्कुल 4 सही। meter. अब आप यहाँ पे मुझसे ये सवाल कर सकते हैं, सर प्लेटफॉर्म चल रहा है, स्केटबोर्ड चल रहा है, कॉइन थोड़ी चल रहा था। लेकिन बेटा ये कॉइन किसके हाथ में था? सिराज के। सिराज कहाँ था? स्केटबोर्ड पे। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी जो स्केटबोर्ड की है वो सिराज को मिली, और सिराज के थ्रू वो किसको मिली? कॉइन को मिली। Coin को तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उसके पास पहले से ही थी, खाली सिराज ने करना ही है कि उसने ऊपर फेंकना है। पैराबोलिक पाथ अपने आप हो जाएगा। So if you just sort it out, you will be getting an answer here. 2 into x component is 4, y component is 3, and then divided by 10. So this will be 2.4 है ना मीटर। करेक्ट हो गई बात? सही है? Yes. Yes, sir. अब एक और चीज इसने पूछी, इसने Yes, पूछी sir. मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना होगा। तो इसके लिए मैं एक रेफरेंस लाइन पहले सिराज के हाथ को बना देता हूं कि सिराज के हाथ के हिसाब से ये कितना ऊपर जाएगा। तो ये होता है एच मैक्स, वो प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स है। तो बच्चों अगर मैं यहां एच मैक्स निकालता हूं तो आंसर आप जानते हैं y कंपोनेंट की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। y कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी है? 3 का स्क्वायर, 2, g का वैल्यू 10, 9/20। बता दें आंसर क्या आएगा? 9/20, 0.45. 0.45. Okay, so this is 0.45 meter. But if you see the question very carefully, तो इसने ये नहीं बोला है कि सिराज के हाथ के लेवल से कितना ऊपर जाएगा, इसने बोला ग्राउंड से कितना ऊपर जाएगा। तो उसके लिए हमको सिराज की हाइट कंसिडर करनी पड़ेगी। खुद सिराज की हाइट कितनी है? 1.5. तो जब सिराज ने ये कॉइन फेंका था तो ऑलमोस्ट उसने 1.5, ये ऐसे फेंकता है ना इंसान, ऐसे, तो ऑलमोस्ट सिर तक हाथ पहुंचेगा, ऐसे मान लेते हैं हम उसका। तो ऑलमोस्ट 1.5 मीटर ग्राउंड से पहले से हम ऊपर थे और उसके बाद और थोड़ा ऊपर गए। तो टोटल कितना ऊपर गए? 1.95. हाँ, तो हमें टोटल हाइट अगर निकालनी है तो सिराज की हाइट में प्रोजेक्शन हाइट हमने ऐड करनी है, तो ये आंसर हो जाएगा 1.95 मीटर। तो ऐसे ये क्वेश्चन निपट सकता है। ओके, अब धीरे धीरे करके यहाँ पे काफी अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए तैयार रहे, बहुत इंटरेस्ट से और ध्यान से सुने। कंसेप्ट थोड़े से टफ होंगे, टफ इन द सेंस सिर्फ समझना ज्यादा है। टफ का मतलब ऐसे कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है, समझने की बात है। एक्टिव लेवल पे आपको अपने ब्रेन को रखना है, तो फिर आप समझ पाएंगे। नाउ हियर इट इज गिवन दैट कि एक शेल जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है गन से, जिसकी मजल वेलोसिटी u है। The gun is fitted with a trolley car at an angle of theta with its surface. If the trolley car is made to move with a constant velocity v in the direction of the firing, find the horizontal range with respect to ground and with respect to trolley. चलिए मैं सिचुएशन पूरी बच्चों आपको पहले बना के बता देता हूं। इसमें मैं हेल्प लूंगा डायग्राम्स की, ताकि आपको सिचुएशन हम पूरी तरीके से बना के बता सकें कि कैसे हो रहा है, ताकि एक फीलिंग आएगा आपको कि भाई यहाँ इस तरीके से काम चल रहा है। सो लेट्स से कि एक ट्रॉली कार है कुछ इस तरीके से, और इस ट्रॉली कार पर एक गन फिट की गई है। तो लेट्स से कि ये गन का बैरल है ऐसे, और ये जो एंगल है बेटा ये थीटा है। अब ये ट्रॉली कार पहले से ही अपनी कुछ स्पीड पकड़ चुकी है, इसकी स्पीड है v, और इसमें मजल वेलोसिटी इस्तेमाल हुई u और एन एंगल थीटा ऑफ कोर्स।
गन फायर की गई। तो अब ये क्वेश्चन पूछा है कितनी दूर जाके गिरेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है। बहुत आसान है, सबसे पहले इसके कंपोनेंट आप रिजॉल्व कर लें। तो ये वाला हो गया थीटा, दिस इज यू कॉस थीटा, दिस इज यू साइन थीटा। नाउ बेटा अगर मैं रेंज लिखता हूं तो क्या फॉर्मूला है, यू आई यू एक्स डिवाइडेड बाई जी, यही फॉर्मूला है। Yes, Yes. sir. अब बहुत ध्यान से देखें यू आई कितना है, U sin theta. U sin theta. और बहुत ध्यान से देखें यू एक्स कितना है, U cos theta. और सोचें इस पर, और सोचें, Divided by 10. गलत, और सोचें। U cos theta plus V. शाबाश, दिस इज द पॉइंट यू शुड कनेक्ट टू, u cos थीटा प्लस v, क्योंकि u cos थीटा ये कंपोनेंट तो उसको गन की फायरिंग से मिला, लेकिन साथ में ट्रॉली भी तो v के साथ चल रही है, तो v भी तो मिलेगा बुलेट को। क्या ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी बुलेट को प्रोवाइड हो जाएगी? Yes. Yes. तो ये वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर बुलेट को प्रोवाइड हो गई तो उसकी नेट एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी हो गई, U cos theta. U cos theta plus प्लस v। ये हिंट अगर आपको क्लिक हो रहा है ना, ये तो आप ये प्रॉब्लम आधे से ज्यादा समझ गए, मतलब ये सिचुएशन ही समझ गए आप फिर। करेक्ट हो रही है बात? Yes, sir. देन डिवाइडेड बाय जी, बाकी जी में कोई चेंजेस नहीं है, वो तो वैसे ही रहेगा जैसे है। सिर्फ करना ये है कि ये जो ट्रॉली मूव कर रही है इसकी जितनी भी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी गन को मिली और गन के थ्रू बुलेट को मिली। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इसके पास दो वेलोसिटीज हैं, एक्स एक्सिस में इसके पास दोनों वेलोसिटी, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। समझे बेटा बात को? अच्छा, अब यही रेंज, ध्यान से सुनना, यही रेंज अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली लिखता हूं, ये तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रॉली के रिस्पेक्ट में लिखो, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में हम ये वी कंसीडर नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे इस प्रॉब्लम में दिया। बाद में तो कॉइन सिराज के ही हाथ में आया, समझे नहीं समझे? तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कंसीडर करने वाले हैं तो फिर हम ये वी अलग से कंसीडर नहीं करेंगे, फिर हम खाली गन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि उसने कितनी वेलोसिटी से पुश किया, मजल वेलोसिटी क्या थी, दोनों कंपोनेंट क्या है। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली अगर मैं रेंज लिखता हूं ना बच्चों, तो आंसर ऐसा है 2u sin थीटा u cos थीटा डिवाइडेड बाय जी। समझे? लेकिन अगर मैं ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा हूं, ग्राउंड पे खड़े होकर मैं देख रहा हूं तो हॉरिजॉन्टली दो वेलोसिटीज हैं, लेकिन अगर मैं ट्रॉली पे ही खड़े हो जाता हूं तो ट्रॉली के साथ तो मैं चल ही रहा हूं, तो फिर बुलेट के रेफरेंस में सोचना पड़ेगा मुझे, तो बुलेट के पास खाली दो ही वेलोसिटीज है, ये तीसरी का रोल नहीं है उसमें। जैसे इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, अर्थ घूम रही है, मानते हो ना सब लोग? yes. तो क्या तुम और हम आपस में रिलेटिवली मूव कर रहे हैं क्या? No. नहीं कर रहे हैं। समझे ना बात को? तुम और मैं अगर आमने सामने बैठ गए तो अर्थ के घूमने की वजह से क्या हम लोग आगे पीछे हिलने डुलने लगेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि हम No. दो अर्थ पर हैं, तो इसलिए ये दोनों वेलोसिटीज दोनों के पास है, तो रिलेटिवली तो जीरो हो जाएगा। तो उसी तरीके से जब हम ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो बुलेट के पास भी वी है और ट्रॉली के पास भी वी है, तो ये वी अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, सिर्फ वो वेलोसिटीज कंसीडर की जाएंगी जो बुलेट को दी गई इन द फॉर्म ऑफ मजल स्पीड। गेटिंग इट? तो इस बात को Yes, समझे, sir. ग्राउंड पे खड़े होकर देखेंगे तो दोनों कंसीडर करना पड़ेगा, ट्रॉली पे बैठ के देखेंगे तो ये ट्रॉली का वी छोड़ना पड़ेगा। ओके विद दिस? Yes, sir. ओके, चलिए, आई होप आप ये समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मामला, आई होप आप समझ पा रहे हैं, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूं। अगर अनक्लियर है, पूरी बात नहीं क्लियर है, तो प्लीज मुझे बता दें आप, ठीक है ना? इफ यू नीड वन मोर लिटिल मोर एक्सप्लेनेशन टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, टू अ स्पेसिफिक वैल्यू, तो आप मुझे बताएं वो। चलिए, ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमको बहुत सारी चीजें एक साथ सॉर्ट आउट करना है। ये आपके मानो जैसे इंटेलिजेंस का टेस्ट है आपका ये,
आप होशियार हैं कि नहीं? ठीक, तो ये रहे क्वेश्चंस इसके। क्वेश्चन रीड करना शुरू करें आप लोग। तो एक आदमी जो है वो एक रेल रोड कार, यू कैन जस्ट इमेजिन अ काइंड ऑफ स्केट, ऐसे रेल रोड कार पे मूव करता है, ट्रैवल करता है, और उसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। बट अब वो चाहता है कि वो एक बॉल को जो है थ्रो करे, बास्केटबॉल है, थ्रो करे एक स्टेशनरी लूप में से जो कि 5 मीटर ऊपर है उसकी हाइट से। अब वो थ्रो कर देता है बॉल को, द बॉल विल मूव हॉरिजॉन्टली एज इट पासेस थ्रू द लूप। तो जब वो बॉल को थ्रो करता है तो पता चलता है कि बॉल हॉरिजॉन्टली जो है वो पास हुआ, लूप से हॉरिजॉन्टली पास हुआ। मैं डायग्राम अभी पुटअप करूंगा तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। अब उसने बॉल को थ्रो किया था 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अब ये पूछ रहा है व्हाट मस्ट बी द वर्टिकल कंपोनेंट, हाउ मेनी सेकंड्स आफ्टर, एंड व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द लूप ही मस्ट रिलीज द बॉल। तो इस पूरी सिचुएशन की जो एक डायग्राम है वो डायग्राम कुछ ऐसी है, देखिए, दिस इज द डायग्राम। सो वेरी नाइस क्वेश्चन। तो ऐसी वो किसी कार पे चल रहा है, ये कार की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, सामने एक लूप पड़ा हुआ है जो उसकी हाइट से 5 मीटर ऊपर है। उसने किसी डिस्टेंस पे जब वो था तब उसने बॉल को थ्रो किया, कितनी स्पीड से थ्रो किया? तो 12.5 मीटर पर सेकंड से। लेकिन जब वो बॉल आगे जाके लूप में से पास हो रहा था तब वो हॉरिजॉन्टली पास हो रहा था। Now, this is very important. This statement will make us the key point, give us a key point to solve this question. कि ये हॉरिजॉन्टली पास हुआ, ठीक है। अब इसने फिर 3 क्वेश्चन हमसे आगे बनाए। पहला क्वेश्चन ये पूछा कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये कि कितनी सेकंड पहले हमने ये सब करना है, और चौथा कितने डिस्टेंस पे होते हुए हमने बॉल को थ्रो करना है। अब बच्चों एक बात रियलाइज करो कि इसने बॉल को ऐसे थ्रो किया, किसी एंगल पे, सीधा नहीं थ्रो किया, एंड दिस इज 12.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब बॉल यहां से निकल रहा था तो कैसे निकल रहा था? हॉरिजॉन्टली, ठीक है। आ रही है बच्चों बात समझ? Yes, sir. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ना बेटा, इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। सबसे पहला काम आप ये कर लो, एक, और ये दूसरा। वी डोंट नो यहाँ पे थीटा कितना है, हमें कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। इनफैक्ट हम बाद में थीटा निकाल भी लेंगे। तो फिर भी क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 12.5 कॉस थीटा, और इस वर्टिकल के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 12.5 साइन थीटा। करेक्ट है? यस, ठीक हो गई ना बात? Yes, sir. अब आप सोचो कि यहां इस लूप से जब ये बॉल निकल रहा था तो वो हॉरिजॉन्टली निकल रहा था। एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कहां होती है? मैक्सिमम हाइट। शाबाश, बहुत अच्छे। यही हमारे लिए सॉल्यूशन का जरिया बनता है। ये समझना कि जब ये बॉल यहां से निकल रहा था तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली निकला यहां से, और एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल उस वक्त होती है जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होता है। मतलब इस प्रोजेक्टाइल की जर्नी का मैक्सिमम हाइट 5 मीटर है। ये तो गिवन है 5 मीटर। गेटिंग और नॉट? Yes, sir. तो हमें पता चला कि एच मैक्स इज 5। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एच मैक्स? तो आंसर है y कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। अब बच्चों y कंपोनेंट कितना है? 12.5 sin theta, but you just have to go for a square and then divided by 2 into 10 is equal to ये 5। अब एक बात जरा समझे, ये 12.5 का मतलब क्या मैं 25/2 ले सकता हूं? जस्ट टू मेक द स्क्वायर इजी। 12.5 का मतलब मैं ऐसे ले सकता हूं ना, 25/2। Yes. तो ये जो रेशियो है मैं ऐसे लिखना पसंद करूंगा, 25/2 इंटू ये साइन थीटा, और फिर ये आपने ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया,
ये हो गया 20 इंटू ये हो गया 5, सॉरी इज इक्वल टू 5। आई होप आप समझ पा रहे हैं। मैं कैलकुलेशन के बहुत छोटे छोटे स्टेप्स भी यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपके मन में कोई बात अधूरी न रह जाए कि भाई ऐसा कैसे आया। अब आपने इसका स्क्वायर करना है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625. 625। 2 का स्क्वायर हो गया 4। फर्दर ऑन ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये 5 इंटू 20 आप ध्यान से देखो तो ये मल्टीप्लीकेशन के बाद हो गया 100। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 625, which means sine of theta is equal to 20 divided by 25, which means sine of theta is equal to 4 by 5। ये देखते ही मुझे पता चलेगा थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। करेक्ट हो गई बात? Yes, sir. तो हमने थीटा पता कर लिया। देखो, अच्छा, क्वेश्चन में इसने हमसे ये नहीं पूछा कि थीटा क्या है, बेसिकली इसने हमसे ये पूछा कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। तो अगर मैं इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड आउट करना चाहता हूं जो कि है यू वाई, तो वो एज पर क्वेश्चन लिखा जाना चाहिए 12.5 साइन थीटा। 12.5 को मैं कर देता हूं 25/2 साइन थीटा, थीटा 53 एंड दिस इज गोइंग टू बी 4/5। ठीक है, कितना हो गया ये? 10 मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर ठीक से? तो इस क्वेश्चन का Yes. आंसर दिया है वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। दूसरा सवाल, हाउ मेनी सेकेंड्स आफ्टर द बॉल इज रिलीज्ड विल पास थ्रू द लूप। मतलब बॉल को रिलीज करने के बाद कितने सेकंड के बाद ये लूप से पास करेगा। तो अगर आप बेटा इसको बहुत ध्यान से देखते हो ना, तो जब ये पास हो रहा था तो ये कहां था? आप इसका आंसर दे चुके हो वैसे। कहां था ये? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर। अपनी जर्नी के मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना मतलब कितना टाइम लेना? Half. Time of ascent. वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। तो बेसिकली हमें निकालना है टाइम ऑफ एसेंट, और इसका फॉर्मूला है y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय g। बस 2u(y) कंपोनेंट डिवाइडेड बाय g टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका आधा मतलब 2 हटा दो। वैसे भी ये सारे फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं। तो y कंपोनेंट हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, कितना है? 10। g भी 10 होता है। तो वी गॉट द आंसर 1 सेकेंड। तो जब इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाएगा तो उसके 1 सेकंड के बाद ये लूप में से पास होता हुआ हमको नजर आएगा। आखिरी क्वेश्चन, एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द लूप ही मस्ट रिलीज द बॉल। मतलब हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। आप अगर नोटिस करते हैं बेटा, तो हमको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। कितना है बच्चों? आप अगर इसे केयरफुली देखते हैं, मैं फिर तीसरी बार यही सवाल कर रहा हूं कि जब ये अपने मतलब लूप से पास हो रहा है तब वो कहां है? Maximum. मैक्सिमम हाइट पर। और मैक्सिमम हाइट और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच का जो सीधा सीधा डिस्टेंस होता है ना, उसे क्या कहते हैं? Range. हाफ ऑफ रेंज। रेंज नहीं, अभी बाकी आगे भी जाके गिरेगा, आगे और जाएगा, लेकिन ये और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे क्या कहेंगे? हाफ ऑफ रेंज कहेंगे ना। याद करो बेटा, मैक्सिमम हाइट जहां कहीं भी बन रही है वहां से लेके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो आधा रेंज होता है ना, बचा हुआ आधा भी आना है। Yes, तो sir. इस ऑब्जेक्ट को, सॉरी इस पर्सन को, ये बॉल कब रिलीज करना चाहिए? कितने डिस्टेंस पहले रिलीज करना चाहिए? तो आंसर है रेंज का हाफ। अब ऐसे बोल के नहीं चलेगा कि भाई डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू, जब उसको बॉल रिलीज करना है डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ रेंज। ऐसे बोल के तो नहीं चलेगा, आपको रेंज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं याद दिला दूं आपको कि ये 1/2 मैंने बाजू में निकाला। तो रेंज का फॉर्मूला है y कंपोनेंट x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय g। यही है, यस और नो? Yes, sir. चलो ये 2 और 2 तो कट गया, चलो इसका भी निपटारा कर दो। सो d इज इक्वल टू, अब आप डायग्राम नोटिस करो और मुझे बताओ y कंपोनेंट कितना है? 10। ये तो निकाल चुके हम, 10 है। चलो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम x कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। 12.5 cos थीटा। थीटा तो हम 53 बोल चुके हैं। 12.5 इनटू ये मैं लिख सकता हूं cos 53 विल बिकम 3/5। करेक्ट है? Yes, sir. इसको 25/2 कर लेते हैं तो ये 5/2 हो जाएगा, 15/2, यानी कि यूएक्स का आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगा
7.5 सही है, देखो। Yes, sir. हाँ, तो जब हम ये फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, तो आप बताएं यू वाई की जगह क्या लिखना है हमने अभी? 10. अब ध्यान से बताएं यू एक्स की जगह क्या लिखना है? 10.5. अगर आप बोल रहे हो 7.5 तो फिर आप एक चीज मिस कर रहे हो। सोच समझ के बताओ क्या लिखना है? Plus 10. +10। शाबाश, क्योंकि ये बॉल जब थ्रो किया गया था तो ये आदमी एक मूविंग प्लेटफॉर्म पर था और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो इस बॉल को एक एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्पीड मिलेगी। अब ये तो हमने 7.5 निकाल दिया और 10 भी लेना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो गया? 17.5. 17.5। ये क्लिक होना चाहिए आपको। इस फॉर्मूले में भी हमने वही किया था, देखो वी ऐड कर दिया था, तो ये चीज आपको क्लिक होनी चाहिए। सो बेस्ड ऑन दैट मैं यहां पे लिख सकता हूं 17.5 एंड देन डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू भी 10 है, तो ये डिस्टेंस आ गया अपना 17.5 मीटर। डन। आ गया बच्चों समझ में? Yes, sir. काफी कुछ था इसमें। अब ये जो प्रॉब्लम्स हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स में हमने कोई खास एक्सेलरेशन वगैरह की कोई सिचुएशन को इन्वॉल्व नहीं किया। ऐसे प्रॉब्लम्स भी पूछे जा सकते हैं जिनमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो। आइए देखते हैं, और ज्यादा टफ हो जाएगा। बट जिस तरीके से आप आंसर कर रहे हो और चीजों को मतलब ग्रास्प कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप एक्सेलरेशन से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम आया तो होपफुली आप उसको भी समझ पाओगे। आइए देखें। नाउ अ मैन इज सिटिंग इन एन ओपन कार which is traveling along a road at a speed of 30 मीटर पर सेकंड। तो कार पहले से अच्छा खासा चल रही थी, 30 मीटर पर सेकंड, एवरीथिंग वाज फाइन। द मैन स्टैंड्स अप, पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है, एंड थ्रोज अ बॉल एट द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू हिमसेल्फ एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, तो अचानक से वो खड़ा हो जाता है और बॉल को थ्रो कर देता है। अब रुकते हैं यहां पे। जो हुआ पहले उसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि दिस इज द पॉसिबल रोड और ये कार। मैं अब कार का यहाँ पे कोई डायग्राम वायग्राम ज्यादा बनाते नहीं बैठूंगा। ये हो गया आदमी और ये इसने फेंका बॉल, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया थीटा। ये बॉल थ्रो किया 15 मीटर पर सेकंड से और पहले से कार चल रही थी कितना? 30 मीटर पर सेकंड से। ये सिचुएशन है इसकी एज डिस्क्राइब्ड टिल दिस पॉइंट। अब जैसे ही आदमी ने बॉल फेंका, कार चलाने वाला एक ड्राइवर भी है इसमें मान लो, वो कार को एक्सेलरेट करता है। वो कार को एक्सेलरेट करता है का मतलब ये है कि वो कार की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है, भगाता है, तेज करता है वो कार की स्पीड को। अब यहां रुक करके मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। पहले इसको रीड करने से पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। बच्चों, अगर ये बॉल इसने एंगल थीटा पे न फेंकते हुए ऐसे सीधे फेंका होता, सीधे, तो आदमी की तरफ से बॉल को जो स्पीड मिली वो पूरी की पूरी वर्टिकल होती। करेक्ट है? Yes. Yes, sir. और हॉरिजॉन्टल स्पीड जो बॉल की है वही आदमी की भी होती, क्योंकि दोनों कार का हिस्सा थे, है ना? हॉरिजॉन्टल स्पीड जो बॉल की है वही आदमी की भी होती, क्योंकि दोनों कार में ही थे, दोनों कार का हिस्सा थे। यस। Yes, sir. Yes, sir. बॉल की और आदमी की हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम रहने की वजह से हवेवर ये बॉल ऊपर जाता लेकिन दोबारा आदमी के ही हाथ में आ जाता, जैसा तुमने यहां देखा। और किसी ने मुझे आंसर भी किया था इसको कि दोबारा इसके हाथ में आएगा, देखो इसने सीधा फेंका था। ठीक हो गई बात? लेकिन Yes. इस प्रॉब्लम में क्या इसने सीधा फेंका? नहीं, No. नहीं फेंका इसने सीधा। तो क्या हुआ कि इस 15 cos थीटा का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो यहां मिला वो इस 30 के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक हो गई बात? यहां 15 cos थीटा मिलेगा हमको बॉल के लिए। यस बेटा? Yes. Yes, sir.
और ये 30 उसमें ऐड हो जाएगा, Yes, sir. तो बॉल की टोटल हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होगी? 45 मीटर पर 15 cos theta plus 30. शाबाश, 15 cos थीटा प्लस 30। ठीक है, इसको जरा दिमाग में रखना। और आदमी की हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? 30. सिर्फ 30। बिल्कुल सही, क्योंकि आदमी तो अभी भी कार में है। अब जरा इन दोनों वैल्यूज को अपने दिमाग में लाओ। बॉल की कितनी है? 50. 15 cos theta plus 30. प्लस 30 हॉरिजॉन्टल स्पीड। आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ। बॉल की हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? 15 cos थीटा प्लस Cos theta 30। plus 30. और आदमी की कितनी है? 30. 30. तो किसकी ज्यादा? Ball. Ball की. तो अब इस सिचुएशन में क्या ये बॉल इस आदमी के हाथ में गिरेगा? No. नहीं गिरेगा, क्योंकि बॉल तेज भाग रहा है, हॉरिजॉन्टली वो तेज भाग रहा है। समझे नहीं समझे? Yes, sir. अब इस एग्जांपल में भी वही हुआ। ये बुलेट फायर किए, मान लो कैनन बॉल गोला फायर कर दिया आपने बड़ा तोप का। अगर ये दोबारा इस ट्रॉली पर ही गिरना है तो फायदा क्या फिर? समझे ना? तो क्या ये Yes. गोला ट्रॉली पे गिरेगा? नहीं No. गिरेगा। No, sir. हाँ, कब गिर सकता है? Acceleration. हाँ, सीधा फेंको उसको ऊपर, तो तुम्हारे ही मुंह पे दोबारा नीचे। इधर नहीं, लेकिन इधर जाने के बाद। लेकिन जब हम एंगल से फेंकते हैं, एंगल से प्रोजेक्शन करते हैं, तो होता यह है कि बॉल या बुलेट या जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कार या ट्रॉली या जो भी है उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो बॉल आगे भागेगा, आदमी पीछे रह जाएगा, तो दोबारा उसके हाथ में नहीं आए. नहीं आएगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो दोबारा उस आदमी के हाथ में आए, दोबारा उसको कैच कर ले। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गाड़ी को एक्सेलरेट। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। हमको गाड़ी की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो ड्राइवर चालाक था, फिजिक्स जानता था वो। उसने क्या किया? उसने गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिया ताकि बॉल दोबारा इस आदमी के हाथ में आ जाए। अब ये बेवकूफ फेंक रहा है और पकड़ना पड़ेगा उसको, तो उसने गाड़ी भगा दी। अब बैठे बैठे उठ के फेंका ना उसने। समझ रहे हो? तो ड्राइवर चालाक था, उसने क्या कर दिया, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, उसने एक्सेलरेट कर दिया। और हो सकता है कि सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद यहां पर मान ले, मैं कोशिश कर रहा हूं उसको ठीक से रिप्लिकेट करने की। मान ले यहां पर वो ट्रॉली या कार पहुंची, ये आदमी ऐसे, और ये बॉल अब बराबर अपनी जर्नी को पूरा करते हुए दोबारा इस आदमी के हाथ में आ गया। ठीक हो गई बात? लेकिन ये याद रहे कि इस ड्यूरेशन में यहां पर इस कार को एक्सेलरेट किया गया था 17.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये याद रहे, बात को समझे आप? ये सुनो। Yes. Yes, sir. अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि थीटा निकालें, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। जबरदस्त सवाल। कैसे निकालें? आप अगर इस डायग्राम को बहुत केयरफुली देखेंगे, केयरफुली अच्छे से, तो आपको यह पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टली कार ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बॉल ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्या कहते हो बेटा? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल लेवल पर कार ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बॉल ने भी एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आप फील कर पा रहे हैं इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो क्या हम ऐसे लिखें कि डिस्टेंस मूव्ड बाय कार इज इक्वल टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? तभी तो हाथ में आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब आपने मुझे ठीक ठाक बताना है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय कार मैं कैसे लिखूं। चलो मैं लिखता हूं, आप सोचो, ठीक है ना? आप सोचो, 30t प्लस
हाफ 17.32 टी स्क्वायर। आप सोचो मैंने क्या लिखा। S is equals to UT S plus is half equals AG to square. UT plus square. मैथमेटिकल इक्वेशन लगाई मैंने। क्यों लगाई मैथमेटिकल इक्वेशन? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन। Acceleration. अब रेंज लिखना है हमको। रेंज लिखना है। रेंज कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। 2 uy 15 sin थीटा, ux 15 cos थीटा, 2 into 15 sin थीटा into 15 cos थीटा plus 30 divided by 10। आई होप आप समझ पाए। आई होप आप समझ पाए। Yes. Yes, यहाँ sir. प्लस 30 एक्स्ट्रा क्यों आया? Horizontal velocity दोनों जब की थ्रो किया गया था तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कार कितने से चल रही थी? 30 मीटर per मीटर second. वो 30 बॉल को भी मिलेगा। अब बॉल अलग हो गया, 30 मिला उसको, वो अलग हो गया। फिर तो ये बाद में आने वाला एक्सेलरेशन बॉल पर इफेक्ट नहीं करेगा। नहीं तो आप बोलेंगे सर ये एक्सेलरेशन भी लगाओ उधर। नहीं, जब थ्रो किया गया था तो इसकी वेलोसिटी 30 थी कार की, बॉल की हॉरिजॉन्टल थी 15 cos थीटा, दोनों हॉरिजॉन्टल उसको मिल गए। अब वो सिस्टम से अलग हो गया, अब अलग से कार एक्सेलरेटेड है, तो ये एक्सेलरेशन बॉल पर एक्ट नहीं करेगा। बात समझ आई? लेकिन ये स्पीड जरूर मिलेगी इसको 30 वाली। क्लियर हुई बच्चों बात? Yes, sir. या आप इस चीज को और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। फर्दर मोर सिंप्लीफिकेशन जिसे बोले ना, आप वैसे भी कर सकते हो। अब मैं इसमें से टाइम कैसे निकालूं, ये जरा गड़बड़ है। ये एस्पेक्ट जरा गड़बड़ लग रहा है कि मैं इसमें से टाइम कैसे निकालूं। तो एक काम करते हैं, मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। मैं यहीं से भी इसका सॉल्यूशन बना सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। ये मैं मिटा रहा हूं, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा। अब मुझे एक बात बताओ कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम बच्चों ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 15 cos थीटा प्लस 30 उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू जो भी टाइम वो लेगा आगे जाने के लिए। याद है हम लोग ऐसे लिखते थे, स्पीड इनटू टाइम, रेंज इज इक्वल Yes, sir. टू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लगाते थे ना ये भी फॉर्मूला। Yes. इस Yes, फॉर्मूले से थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे लेस ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशंस को हैंडल करना पड़े। अब सबसे पहले इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। यहां से ये टाइम का फैक्टर, यहां से ये टाइम का फैक्टर, और ये स्क्वायर में से एक फैक्टर निपट गया। ठीक हो गई बात? अब बच्चों इसको तो मैं 30 लिखता हूं, चलो, प्लस 17.32, ये जो है ना 17.32, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है 10 इंटू 1.732। सही जा रहे हैं? Yes, sir. और 1.732 आपको पता होगा इसका वैल्यू होता है √3। करेक्ट है बात? Yes, sir. हाँ, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ये हाफ इंटू 10√3, और ये साथ में टी, और इधर बच गया 15 cos थीटा प्लस 30। अब इसमें से एक फायदा मेरे ये हो रहा है कि ये 30 भी निपट गया। लेकिन अब भी मैं घाटे में ही हूं, टाइम के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे कुछ तो करके टाइम का मामला निपटाना पड़ेगा। क्योंकि ये इक्वेशन में ठीक है, ये अननोन थीटा में सॉर्ट आउट करना चाहता हूं, लेकिन मुझे टाइम के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन को सर्च करना पड़ेगा। तो आओ सबसे पहले टाइम के लिए सर्च करते हैं कि टाइम के लिए हम क्या लिख सकते हैं। तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे, क्योंकि यहां से लेके यहां तक गिरने के लिए जो टाइम प्रोजेक्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। अब आप बात बताएं बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ ui डिवाइडेड बाई जी। 2 ui कितना है? 15 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू कितना? 10। तो क्या ये 3 साइन थीटा हो गया? यस और नो? 3 साइन थीटा हो गया। Yes, sir. ये जो 3 साइन थीटा है टाइम के लिए यहां पुटअप करें और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। सबसे पहले मैं इसको हल्का फुल्का सॉल्यूशन दे देता हूं। ये कट गया, ये कट गया, ये कितने से हुआ 5, यहाँ का 5 कट गया, ये 15, ये हो गया 3। तो यहां बचा मेरे पास 5 रूट, नहीं 5 तो कट चुका है, यहां बचा √3,
टाइम के लिए मेरे पास इक्वेशन आई 3 sin थीटा इज इक्वल टू इस तरफ आया 3 cos थीटा। इनफैक्ट मैं देखूंगा कि ये 3 भी कट गया, और अगर मैं इसे रीअरेंज करूं तो मुझे मिल रहा है sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आप जानते हैं sin बाई cos होता है tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो थीटा कितना हुआ? 30 डिग्री 30 डिग्री। चलिए, ये मामला तो निपट गया कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर हुआ? यस सर Yes, sir. Yes, sir. काफी मजेदार था, ये बात लिखने आनी चाहिए आपको। अच्छा, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि टाइम कितना है। तो टाइम हम ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर चुके हैं, बस वैल्यू निकालना बाकी रह गया है। तो यही फॉर्मूला हम टाइम के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया 3 साइन, अब थीटा हमें पता चला है 30, सो दैट इज 3/2, यानी कि टाइम का आंसर आ गया 1.5 सेकेंड। डन। Yes. तो था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक्सेलरेशन यस का, सर और ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। आइए एक और देखते हैं, तैयार है? Yes. यस ओके, कोशिश करें, डरे नहीं, चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करें। कोई पॉइंट अगर आधा अधूरा रह जाता है तो फिर बताएं मुझे कि सर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसमें, ये समझ नहीं आ रहा है, फौरन क्वेश्चन रेज करें, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। नाउ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एक्सेलरेटिंग विद a मीटर पर सेकंड। तो एक ट्रक चल रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट्स, ये भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है यार। स्टार्ट का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 होना, है ना। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने देखा ना कॉलेज में पढ़ते वक्त, कोई भी चीज स्टार्ट की जाती है, स्टार्ट्स टू मूव, जब ऐसे लिखा जाता है तो हम कहते हैं ना उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। अब इसको सीधा ही एक्सेलरेट कर दिया a मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव x डायरेक्शन में। आफ्टर 2 सेकंड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फौरन कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 सेकंड के बाद कर रहे हैं काम। अ मैन स्टैंडिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैक प्रोजेक्टेड अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। बॉल फेंका उसने, कितनी वेलोसिटी से? v मीटर पर सेकंड से। तो पहले मैं ये डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो दिस इज गोइंग टू बी द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म ऑन विच वी आर सपोज टू कंसिडर द मोशन। ठीक है, लेट्स से कि ये कोई ट्रक वरक है ऐसे, और ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन है, जहां से ये शुरू कर रहा है ना वही ओरिजिन है। अब ये ट्रक हो गई सीधा एक्सेलरेटेड, कितना एक्सेलरेशन? a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना इसका एक्सेलरेशन हो गया। 2 सेकंड के बाद जब हमने देखा बेटा, तो मुझे ये बताओ क्या ये ट्रक आगे पहुंच चुकी होगी? Yes. तो हो सकता है कि 2 सेकंड के बाद वो ट्रक यहां आ गई होगी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त इस ट्रक की स्पीड कितनी है, तो आप लिख सकते हो काइनेमेटिकल इक्वेशन से v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो 2a इसकी स्पीड होगी। चलो बहरहाल टाइम का नोटिफिकेशन मैं कर देता हूं, 2 सेकंड। तो एक आदमी खड़ा हो गया कहां पे? वहीं ओरिजिन पे, मतलब जहां ट्रक थी। इनफैक्ट वो आदमी पहले से वहीं था, बस उसने इंतजार किया कि 2 सेकंड हो जाए तो मैं अपना कांड करता हूं काम करता हूं, ऐसे सुन लो। मैं कांड इसलिए बोल रहा हूं, पत्थर मारा ना उसने, बॉल पत्थर नहीं, बॉल फेंका। चल, बॉल फेंका उसने, इंतजार किया, 2 सेकंड होने दिया उसने, ट्रक को दूर जाने दिया। अब उसने क्या किया? क्या किया उसने? बॉल थ्रो ये बॉल उसने थ्रो किया v स्पीड से, और यहां एंगल हमको बताया गया कितना? 30 डिग्री। ठीक है ना, हो गई सिचुएशन क्लियर? Yes. हाँ, अब और आगे पढ़ते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड v सच दैट द बॉल हिट्स द ट्रक। तो एक्सेलरेशन जो ट्रक का है उसमें और इस v में एक रिलेशन बताओ, बोल रहा है कुछ इस लेवल पर, कुछ इस कंडीशन के साथ कि जो बॉल इसने थ्रो किया वो ट्रक को लग जाता है। अच्छा, वो बॉल जो इसने थ्रो किया ट्रक को यहीं लगेगा कि ट्रक बाय द टाइम और आगे जाएगी? है?
यही लगेगा कि बाय द टाइम ट्रक आगे भी जाएगी, क्योंकि ट्रक जब यहां पहुंची तब उसने बॉल थ्रो किया। ट्रक तो अभी भी मूव कर रही है, ट्रक रुकी नहीं है, ट्रक तो अभी भी मूव कर रही है। तो वो जो बॉल थ्रो किया गया वो इसी स्पॉट पे लगेगा, या जब तक ट्रक आगे जाएगी और फिर बॉल आगे जाके उसको टकराएगा? सीन समझो, आगे जाएगी तो आगे जाएगी। सीन समझो, सीन रियलाइज करो जरा उसका क्या है। तो मैं ये डायग्राम फिर एक बार बनाता हूं। मैं डायग्राम की हेल्प इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन चीजों को समझने के लिए आपको डायग्राम मस्ट है। तो ये हो गया पर्सन, ये इसने फेंका, जस्ट एक सिंबॉलिक बता रहा हूं। बाय दैट टाइम ट्रक यहां पहुंच गई थी, ठीक है, और जो इसने यहां पे थ्रो किया था वो ऐसे 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 ट्रैवल करता 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 जाके ट्रक को लग गया। ठीक हो गई बेटा बात? यस सर। Yes. अब एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि जब ट्रक को बॉल हिट कर रहा था तो ट्रक ने टी टाइम कवर किया, या ट्रक ने टी टाइम लिया फॉर एग्जाम्पल, तो बताओ प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम लिया? ये चीज का आंसर करने आना चाहिए आपको। नहीं, टी नहीं ले सकता। T-2। शाबाश, वेरी गुड, T-2। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल कब थ्रो किया गया? After 2 seconds. आफ्टर 2 सेकेंड। तो ट्रक जब निकली थी तब मान लो 0 सेकेंड था, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है ना। इस स्पॉट पे 0 सेकेंड पे ट्रक निकली, ओरिजिन से स्टार्ट करी, एक्सेलरेट हो गई, 2 सेकेंड का हमने वेट किया, फिर प्रोजेक्टाइल फेंका, मतलब प्रोजेक्टाइल की जर्नी ट्रक के जर्नी के टाइम के हिसाब से 2 सेकेंड पीछे होगी, 2 सेकेंड लेस टाइम। सही गलत? Yes. यस सर। हाँ, तो ये चीज हमारे लिए बहुत काम की है। आप मुझे बताओ कि प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? T-2, अगर मैं गलत नहीं हूं, सेकेंड्स में, इन इट्स मैग्नीट्यूड। करेक्ट हो गई बेटा बात? यस सर। पक्का ना एकदम? ट्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रक अगर टी टाइम तक चलती है तो प्रोजेक्टाइल फ्लाई करेगा T-2 टाइम तक हिट करने तक, क्योंकि वो 2 सेकंड लेट थ्रो किया गया था। डन विद दिस पॉइंट? Yes. यस। अब इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करो, ये इधर और ये इधर, तो ये हो गया बेटा V cos 30 और ये हो गया V sin 30। जरा मुझे बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट का बाय फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? 2, यस, V है ना, sin 30, सही जा रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय G। सही किया? यस। Because time of flight is just 2 times of vertical component divided by acceleration due to gravity. Yes. Now this is equal to T-2। अब मैं देखता हूं यार sin 30 हो जाता है हाफ, तो ये 2 और ये sin 30 का हाफ निपट गया। इक्वेशन को बच्चों अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो मुझे टाइम मिलता है 2 + V/G। देख लो देख लो देख लो, समझ लो बात को। इधर तो खाली V/G बचा, ये 2 इधर ले आया मैं, तो टाइम कितना हो गया? 2 + V/G। क्या सुनो? यस। चलो अच्छी बात है, थोड़ा और आगे जाते हैं। क्या ये स्टोन जो अब 2 सेकंड लेट एक्चुअली थ्रो किया गया था, क्या वो अल्टीमेटली ट्रक को जाके हिट कर रहा है? Yes. यस। तो क्या इसका सीधा मतलब ये माना जाए डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रक, ठीक है ना, डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रक इज इक्वल टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्योंकि प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी वही ट्रक ने तो डिस्टेंस करा। देखो ट्रक यहां थी, ट्रक बाद में वो यहां पहुंची, प्रोजेक्टाइल की रेंज भी उतनी ही। सही है? स्टेटमेंट सही है? Yes. यस। अब डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रक में कैसे लिखूंगा? अगर तुम ध्यान से केयरफुली वॉच करते हो
तो इसका आंसर है बेटा हाफ ए टी स्क्वायर, बस इतना ही। यहां पर मैं आपको कहूंगा स्टार्ट्स, इस वर्ड पे ध्यान दो आप। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0. 0 तो यहां मैंने कौन सी इक्वेशन लिखी होगी, मैं चाहता हूं आप is सोचें। equals to ut plus half at हाँ, हमने लिखी होगी s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वो u को हमने 0 लिखा होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के हम लोग आगे चल रहे हैं बेटा। सही है? Yes, sir. हाँ। yes sir. अब बताओ रेंज कैसे लिखें, सोच समझ के बताओ। तो क्या रेंज ऐसे लिखें, v Is equal to speed into cos time. 30 इनटू जितना भी टाइम इसको लगा होगा। सही हो गई बात? जस्ट लाइक आई एम टेकिंग दिस स्पीड इनटू टाइम। yes कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, ये नॉर्मल सा प्रोजेक्टाइल है, बाहर खड़े होके फेंका था अपन ने बॉल। अब यहाँ छोटे मोटे कैलकुलेशन ऐसे हो सकते हैं कि जैसे सबसे पहले ये टी फैक्टर काट दो, ये पावर कट गई। लेट्स कीप दिस हाफ एज इट इज, लेट्स कीप दिस ए। नाउ टी के लिए अगर मैं चाहूं तो पुटअप कर सकता हूं 2 प्लस वी बाई जी। ध्यान से देख ले, टी के लिए पुटअप कर सकता हूं 2 प्लस वी बाई जी, ये निकाला मैंने यहाँ पे। yes हाँ, दूसरे साइड में ये v और cos 30 कितना है, √3/2 √3/2। तो मैं नोटिस कर रहा हूं कि यहाँ का ये हाफ का 2 और ये बाई 2 का 2 कट गया। सही जा रहे हैं? Yes. yes हाँ, तो अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। a, ये ब्रैकेट में सॉल्व करता हूं, 2g प्लस वी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू √3v। सही है? सो फाइनली Yes. a इज इक्वल टू √3v g, √3v g डिवाइडेड बाय 2g प्लस v। हमसे खाली रिलेशन निकालने के लिए बोला गया था, तो बस हमने वो काम कर दिया। कुछ गलत तो नहीं हो रहा? यहां v पहले से था, ओके। हाँ कई माइक को ऑफ रखें प्लीज, माइक ऑफ रखें। ओके, देख लें सही किया सब कुछ। yes sir. एक सेकेंड। सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू सॉल्व इट। तो ये सारा जो मामला था ये मैंने आपके सामने अच्छे से रख दिया राइट फ्रॉम बिगिनिंग कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग प्लेटफॉर्म कैसे देखा जा सकता है। इसमें और एक दो कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग क्लास। आगे आने वाली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे, और इनफैक्ट अगली क्लास में होपफुली हम प्रोजेक्टाइल एंड रिलेटिव मोशन का कॉम्बिनेशन देखेंगे। प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव मोशन दोनों का कॉम्बिनेशन देख लेंगे, और फाइनली फिर हम इस चैप्टर को एंड कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में वी मे से दैट कि हम इस चैप्टर को क्लोज कर लें, खत्म कर लें। ओके, रुक जाए फिर। yes sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? क्या बहुत ज्यादा yes sir. हाइपर हो गया एकदम? यस, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ 11th के स्टूडेंट्स को, डरते हैं, मतलब परेशान हो सकते हैं कि इतना सारा, मतलब बहुत सारा एनालिसिस है ये वो नेशनल सिलेबस है जिसको पढ़ने के लिए हजारों लाखों रुपए की फीस देनी पड़ती है। यही पढ़ाते हैं या शायद इससे थोड़ा कम भी पढ़ाते होंगे, आई डोंट नो। चलिए ठीक है, रुक जाए फिर। yes sir. ओके।